ओ दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान। दर्द सह के जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। नमस्कार, बंशीलाल पालीवाल। पिछले अप्रैल महीने से और मई महीने में जो पेंडेमिक चला था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसमें मेरी फैमिली से भी 5 लोग प्रभावित हो गए थे। ईश्वर का आशीर्वाद, आप समस्त लोगों का प्यार, सबका प्रेम स्नेह, हम लोग इस मुसीबत से बाहर आए। लेकिन मस्तिष्क जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है। लेकिन किशोरदा की गाई इन पंक्तियों को जब हम याद करते हैं तो पता चलता है कि दुख ये सुख का ज्ञान होता है। इसलिए सुख भी आता है, दुख भी आता है, सब कुछ चलता रहता है। जीवन एक चक्र है, एक पहिया है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इस बीच में आपके हजारों मैसेज मैंने पढ़े, बहुत सारे साथियों ने मुझे फ़ोन पर भी बात की, उन्होंने कई बार मेरा कुशल क्षेम भी पूछा, लेकिन मैं अप टू डेट रहा, बिल्कुल स्वस्थ रहा। लेकिन फैमिली के यदि 5 सदस्य डिस्टर्ब हो जाते हैं तो स्वाभाविक है काम करने का मूड नहीं होता है, और वही मेरे साथ हुआ। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी कि मैं यूट्यूब पर आकर के आप लोगों से बात करूं। लेकिन शनै शनै धीरे धीरे इस समस्या से हम लोग सब आनंदपूर्वक निकल गए। समस्याएं आती है जाती है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और अब सोचा कि मुझे अब वीडियो देना चाहिए। विशेष मैं धन्यवाद करूंगा रवि फिल्म्स प्रोडक्शन। उन्होंने आज मुझे कस के मैसेज किया कि आप बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। जी, मैंने 5 महीने 5.5 महीने तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन आप लोगों को धन्यवाद आभार सहित भी देना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को ऊपर पहुँचाया। आप लगातार मेरे चैनल को ऊपर बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। साधुवाद आप समस्त महानुभावों को, समस्त फोटोग्राफर साथियों को, या समस्त मेरे प्रियजन जो मुझे वॉच करते हैं, देखते हैं। अब आज से मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे इस YouTube की कड़ी को जो छोटे छोटे वीडियो में देता हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ, वो आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत करना शुरू करूँ। मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम कम पैसा लगाएं, उसमें अच्छी फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। और दूसरा, मेरे जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, क्योंकि लगभग 30 साल तो मुझे हो गए हैं फोटोग्राफी लाइन में, तो सोचा कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस को आपके सामने पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से बताना चाहिए, और वही मैं काम कर रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। आज भी हम एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग टॉपिक रखते हैं उसका, आपने जैसा कि पढ़ लिया होगा कि नया कैमरा DSLR जो लेते हैं तो उसकी सेटिंग क्या करें, यानी बॉक्स आया। अब ये सेटिंग मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो शौकिया तौर से फोटोग्राफी करते हैं, घरों के अंदर कैमरा रखते हैं और बहुत ही रुचि है उनको, इंटरेस्ट है, एक हॉबी है उनकी फोटोग्राफी की, वो प्रोफेशनल नहीं है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा मदद स्वरूप एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। विशेष रूप से यह वीडियो मैं आदरणीय नरेश जी शर्मा साहब, जो कनाडा विराजते हैं और फ्लाइट इंजीनियर है कनाडा एयर के अंदर, तो उनके लिए मैं यह वीडियो समर्पित करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो रोज मुझे फोटो खींचते हैं, मुझे भेजते हैं, मुझे मेल करते हैं, मैं उनके फोटो को देखता हूं, वर्बली में थोड़ा बहुत उनको बताता हूं। लेकिन कुछ सेटिंग्स है जो मैं आज आपको कंटिन्यूटी में बना देता हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो जो जानते हैं वो तो आप स्किप कर दीजिए, और जिन्हें सीखना है, देखना है, जो हॉबी रखते हैं फोटोग्राफी में, तो वो बेसिक कैमरा यानी 3000 सीरीज, निकॉन का जो 3000 सीरीज का जो कैमरा है, उसी के ऊपर आज मैं
चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। तो हम लोग देखते हैं आज का कि जब नया कैमरा आता है तो उसकी सेटिंग हमें क्या लेना होती है। सबसे पहले तो हम इस कैमरे को मेन्यू में जाएंगे। आपका जो भी जिस किसी भी मॉडल का हो, आप मेन्यू में चले जाएं। मेन्यू में जाकर के आप देखें जो सेटअप मेन्यू है, इसके अंदर जाकर के आप सबसे ऊपर जो है रीसेट, तो उसको आप रीसेट कर दीजिए ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये कैमरा हमारा डिफॉल्ट सेटिंग में हो गया, यानी कैमरे की जो साथ आती सेटिंग उसके अंदर चला गया। हम कुछ भी ज़्यादा छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करेंगे। दूसरा, शूटिंग मेन्यू जो होता है, इसमें भी आप जाएं, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रीसेट शूटिंग मेन्यू, तो इसको भी हम लोग रीसेट कर लेते हैं। तो जब हम दोनों रीसेट कर लेते हैं, मतलब ये हुआ कि ये कैमरा जैसे हमने बॉक्स से निकाला अभी अभी उस टाइप का हो गया है। अब हमें इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस करने होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि जब आप फोटोग्राफी शुरू कर रहे हैं तो उस समय आपके पास में इन्वायरमेंट में लाइट क्या है। दो तरह की लाइट होती है, एक प्राकृतिक होती है जो हमें सूर्य से मिलती है या कहीं दरवाजे से आ रही हो, कहीं खिड़की से आ रही हो, जो बाहर की नेचुरल लाइट होती है वो होती। दूसरी होती है बनावटी लाइट। बनावटी लाइट का मतलब हम फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं, स्टूडियो लाइट का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि आप शौकिया तौर से हैं तो आपके पास में एक फ्लैश गन होना चाहिए, फ्लैश और एक छोटा बड़ा कोई भी डिफ्यूज़र, इस टाइप का डिफ्यूज़र आता है, 200-300 रुपये का आता है, सस्ता, ये आप रख लीजिए। सेकंड, हमें ये समझना है कि कैमरे के अंदर जो हम लोग साइज डिसाइड करते हैं वो साइज हम लोग कौन सी रखें। तो हम लोग मेन्यू में जाकर के इमेज क्वालिटी जो होती है उसे ज़रूर आप चेक कर लीजिए। इमेज क्वालिटी में आप जहाँ तक हो JPEG फाइन रख लें, आप नॉर्मल रखेंगे तो भी आपकी फ़ोटो आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं JPEG। और इमेज की जो साइज होती है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपको सबसे बड़ी यानी एल के अंदर आप देख रहे हैं 6016x4000 इसकी साइज होगी, यानी बड़ी साइज होगी। बड़ी साइज में हमें अच्छे पिक्सल्स मिलते हैं। हम लोग उसको छोटा बड़ा करेंगे तो वो पिक्सलाइज नहीं होगा, उसमें डॉट जो आते हैं ना वो नहीं आएंगे, नॉइस वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग ये काम और कर देते हैं। तो हम लोग लार्ज के ऊपर जाते हैं। बिल्कुल ठीक इसके नीचे ही कहीं आपके कैमरे में आप मेन्यू के अंदर जाकर के देखें, आप शूटिंग मेन्यू में, तो वहाँ पे आपको वाइट बैलेंस भी दिखेगा। तो वाइट बैलेंस में हमें ऑटो कर देना है, क्योंकि हम बिल्कुल नए हैं, अभी अभी कैमरा हमने बाहर से निकाला है। वाइट बैलेंस को समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप कोई जल्दबाजी नहीं करें, आराम से ऑटो रखें। कैमरा खुद डिसाइड करेगा कि हमें किस टाइप की वाइट बैलेंस चाहिए। अब ISO सेंसिटिविटी या जो भी आपका दूसरा है, इसे आप सब भूल जाओ, इसका कोई हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। अब हमें तय करना है कि हम फोकस मोड क्या रखें। तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का फोटो ले रहे हैं। अगर मान लो सिंगल आदमी का फोटो ले रहे हैं, सिंगल पर्सन का आप फोटो ले रहे हैं, तो हमें कौन सा फोकस मोड कर लेना चाहिए और कौन सा हमें मीटरिंग मोड कर लेना चाहिए। दो चीजें होती है, वो दोनों एक साथ। तो आपके उसमें शॉर्टकट होगा कहीं, वो आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, शॉर्टकट मैंने दबाया, तभी देखो ISO 100 है। तो यहाँ पे ISO आप लोग अगर जैसे अभी जिस लाइट में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अगर होंगे तो मैं 200 या 400 ये रख लूंगा। लेकिन अगर आप बाहर हैं, सनलाइट के अंदर है, सूरज बहुत तेज चमक रहा है, तो आपको कितनी रखनी है? 100 रखनी है। अगर आप सनलाइट के अंदर हैं, अच्छी रोशनी के अंदर हैं, आउटडोर में हैं, तो आपको कितना रखना है? ISO 100। और यदि आप इंडोर के अंदर हैं तो आप 200 या 400 यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इंडोर के अंदर हूँ और मेरे यहाँ पर थोड़ी बहुत लाइटें चल रही है, तो मैं इसको अभी फिलहाल 200 कर लेता हूँ। लेकिन ये निर्भर करता है आप किस टाइप का फोटो चाहते हैं। अब इसके नीचे आता है रिलीज मोड। तो आपका रिलीज मोड कौन सा होना चाहिए? वो सिंगल होना चाहिए। सिंगल यानी आराम से फोटोग्राफी करने वाला होता है। और ये जो नीचे होता है ना कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस इसलिए होता है कि जब हम बटन दबाते हैं ना तो लगातार कैमरा उसकी जितनी फ्रेम रेट होती है उस हिसाब से वो फोटो लेता रहता है, टक 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 करके फोटो लेता जाता है वो। तो अपने को रिलीज मोड के अंदर हमने एस कर लेना है, ठीक है, सिंगल ही रखना है। अब AFA ये होता है फोकस मोड। तो फोकस मोड के अंदर आप देखिए AFA, AFS, AFC और MF मैनुअल फोकस होता है। तो मैनुअल फोकस भूल के भी नहीं करना, ये आप ध्यान में रखना। मैनुअल कर देंगे तो इसकी मोटर काम नहीं करेगी और आपका फोकस नहीं होगा। तो आप AFS यानी ये बहुत अच्छा है, सिंगल सर्वो, ये आप कर लीजिए। इसको हमने कर लिया। अब नीचे आएंगे तो आपको AF एरिया मोड यानी ऑटो फोकस का जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए। तो ये जो नॉर्मल अभी आप देख रहे हो ऑटो एरिया है, तो ये आप तब रखना जब ग्रुप के अंदर फोटोग्राफी कर रहे हो।
इस टाइप का जो मार्किंग आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये तब रखना जब आप बड़े ग्रुप की कोई फोटोग्राफी कर रहे हो। बाकी आपको क्या करना है, ये सिंगल। अब आप देखो जैसे इसके ऊपर आपको फोटो भी लगा हुआ दिख रहा है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो ये मैक्रो फोटो है, तो इसके लिए इन्होंने सिंगल फोकस पॉइंट पे करके रखा है। तो हम भी क्या करेंगे, चूंकि हम क्लोजअप लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एरिया मोड जो है उसको, वो सिंगल डॉट जो है इसको ओके कर देते हैं। और इसके नीचे आ जाएगा मीटरिंग। मीटरिंग में दो काम होते हैं। अभी ये जो मीटरिंग मोड आप देख रहे हैं इस समय, ये होता है इतना बड़ा, जैसे पिक्चर लगी हुई है, देखो इसमें बैकग्राउंड भी अच्छा दिख रहा है, और जो उसने थोड़ा सा हाफ फोटो से थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर किया, तो कितना एरिया कवर कर रहे हैं वो, इस हिसाब से आपको मीटरिंग यहाँ पे लेना होती है। और अगर आप इस टाइप का कर देंगे तो ये एवरेज होता है, और अगर आप स्पॉट मीटरिंग कर देंगे तो ये बहुत ही छोटे छोटे जगह पे हम लोग वहां जाकर के इसको तय करेंगे। तो मैं यहाँ पे तय कर रहा हूं अभी स्पॉट मीटरिंग। आप भी अपने कैमरे में स्पॉट मीटरिंग कर दें। फोटो किसका खींच रहे हैं हम लोग, फोटो खींच रहे हैं क्लोजअप, क्लोजअप फोटो लेंगे। तो चलिए हमने ये सेटिंग कर ली। अब इसके बाद में जो होता है आपका एक्सपोजर कंपनसेशन, इस पे अभी आप ध्यान मत दीजिए, और फिर होता है फ्लैश कंपनसेशन, इस पे भी आप ध्यान मत दीजिए। इसकी वैल्यू जरूर आप 0 करके रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सेटिंग। अब हम क्या करेंगे, इस कैमरे को हाथ के अंदर ले लेंगे। अभी मैंने फिलहाल स्टैंड पे रख रखा था, अब मैं इसको हाथ में ले लेता हूं। अब यहां जो मेन चीज होगी वो फ्रेम। फ्रेम हम कैसे रखेंगे, तो देखो जब कैमरा इस पोजीशन में होता है, तो इसका मतलब ये होता है ये क्षितिज पॉइंट होता है, क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको अंग्रेजी के अंदर। और अगर हम ऐसा खड़ा कर देंगे इस टाइप से, तो ये हो जाता है वर्टिकल, यानी लंबवत हो जाता है, ऐसा लंबा फोटो आएगा, है ना। और ये जो इस टाइप से हम लोग रखेंगे, पीछे से दिखाता हूं, आगे से लेंस से आप समझ नहीं पाएंगे, इस टाइप से आप रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चित्र है वो इधर से इधर की लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई उसकी कम होगी। लेकिन जैसे ही आप इसको इस प्रकार से कर लेंगे तो वो लंबवत हो जाएगा, वर्टिकल जिसे बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये दो चीजें होती है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अब हमें फ्रेमिंग करना है। अब फ्रेमिंग हमें परफेक्ट करना पड़ेगी। तो फ्रेमिंग के लिए यहां पर एक डेमो है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। माना कि ये एक इंसान बैठा हुआ है और हमें इसका क्लोजअप लेना है, तो अब हम कैमरे को कैसे रखेंगे, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैंने इसको अभी हॉरिजॉन्टल पकड़ रखा है, अब हम इसको कर देंगे वर्टिकल, क्योंकि हमें इसका फोटो लेना है वर्टिकल मोड में। और हमने जो फोकस पॉइंट ले रखा है वो कौन सा है, सिंगल स्पॉट मीटरिंग मोड, वो ले रखा है। फोकस भी हमने सिंगल ले रखा है। अगर आप वापस स्क्रीन पे जाकर के देखेंगे तो मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, आगे पीछे सब तरफ हो रहा है। तो हम जब इस स्क्रीन के अंदर देखेंगे ना, तो स्क्रीन के अंदर भी हमें इस प्रकार का एक रेड कलर का डॉट वो दिखाई देगा। और उसको इधर उधर घुमाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो बटन होता है ना ओके वाला, इसको इधर दबाएंगे या इधर दबाएंगे, ऊपर दबाएंगे नीचे दबाएंगे, तो ये इसके ओके के चारों तरफ वाला जो है ना, इसको हम लोग दबाएंगे तो वो कर्सर आपका ऊपर नीचे इधर उधर होता रहेगा। तो आप इस प्रकार से इसको ऊपर नीचे करें। अब चूंकि मैंने इस टाइप से इस कैमरे को पकड़ लिया है वर्टिकल, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो फोकस का जो पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर जैसे ही करेंगे तो वो ओके का बटन दबाएंगे, वो सेंटर हो जाएगा जैसा अभी आपने देखा। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ लेना है, क्योंकि उसका फेस यहाँ पे है। तो अब मैं चेहरा और इसका फोटो लेने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आप ये भी ध्यान में रखें, आई लेवल जरूर यहां पे रखिए। देखिए जब आप क्रिएटिविटी जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तब आप कैमरे को ऐसा वैसा ऊपर नीचे करके आप फोटो ले सकते हैं, क्योंकि जब तब तक आप फोटोग्राफी को अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन अभी हमें जो आई लेवल है, इस आई लेवल पे इस कैमरे को रखना है। ये आंख है और इस आंख से हम लोग थोड़ा सा दूर आएंगे और अब हमें यहां से फोटो लेना है। कैमरे के ऊपर जो लेंस लगा रखा है वो मैंने
18-140 लेके रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। किट लेंस है जो हर कैमरे के साथ में आता है। तो आप समझने की कोशिश करें, मैं सिर्फ एक प्रयोग कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम लोग अब इसका फोटो खींचने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने कोई फ्लैश माउंट नहीं करके रखी है, और एक्सपोजर यदि हम लोग चेक करेंगे तो आप देखिए 80 और 5, यानी ये फोटो अभी मेरा अच्छा नहीं आएगा, मुझे इसके लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे मैनुअल के ऊपर ही। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोजर को, मीटर को देखेंगे, एक्सपोजर मीटर को, जो आपको शटर और जो एफ वैल्यू जो लिखी हुई उसके नीचे आपको 0 करके माइनस और प्लस की जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो आपका एक्सपोजर मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको मैं 60 भी करके देखता हूँ, लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन जब होती है ना, तो उस समय हमें क्या करना होता है, आईएसओ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। अगर मैं आईएसओ 800 कर लेता हूँ तो क्या होगा, कैसी होगी, तो भी आप देखिए बिल्कुल ही माइनस के अंदर जा रहा है। अब इससे अगर मैं कम करता हूं, 160 से अगर मैं शटर को और कम करता हूं, तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी कि ये फोटो शेक हो जाएगा। फिर हमें ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है। पहला तो ये, अब मैं इसमें अगर फोटो लूंगा भी सही, तो इतना अच्छा फोटो अभी मुझे नहीं दिखाई देगा। तब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक फ्लैश माउंट कर देना चाहिए, तो हम लोग फोटो को आराम से ले सकेंगे। तो चलिए मैं एक फ्लैश लाता हूं। ये फ्लैश है, ये बिल्कुल साधारण सी, कौन सी कंपनी की है वो भी मैं आपको बता दूं, ये डिजिटेक 003 DFL 003 ये फ्लैश है, ये वाली फ्लैश का मतलब ये हुआ कि अब हमने जो रोशनी है उससे हम लोग हट रहे हैं। अब ये बनावटी आर्टिफिशियल लाइट हम लोग लगा रहे हैं, जो फ्लैश लाइट है। फ्लैश को हम ऑन कर लेंगे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, और इसमें आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करनी। ये इसका फुल पावर होगा यहाँ पर, और ये इसका सबसे कम पावर होगा। तो अब हमें बारी बारी से यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि हमारा ये एक्सपोजर किस जगह पे सही आएगा। तो अभी मैं इस फ्लैश को लगभग मैं हाफ कर देता हूँ, यानी इस जगह पे मैं ले आया हूँ, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में अब मैं इस फोटो को वापस वर्टिकल कंडीशन में करूँगा। हम थोड़ी सी लाइट ऐड कर रहे हैं इसमें। यहाँ से फोकस नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉल है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। हाँ, यहाँ से आप आवाज़ सुन रहे हैं। जब हम शटर रिलीज के बटन को दबाते हैं और आधा दबाते हैं, तो जैसे ये फोकस होता है तो एक आवाज़ आती किट की। तो जैसे ही वो चुंक की आवाज़ इसमें बजती है, तो उसके बाद में हमें उसको दबाना रहता है, उस बटन को, अंगुली को बिल्कुल भी ऊपर नहीं करना होता है। तो आप ये ध्यान से देखें, मैं वापस अगेन ये मैंने फोकस किया, और यहाँ से मैं इस फोकस को, ये लॉक भी हो गया, और अब मैं अगर बटन दबा दूंगा तो इस प्रकार से फोटो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। इस फ्लैश को मैंने छत पे बाउंस कराया, और यदि आप स्टार्टिंग में हैं तो आप इसको इस प्रकार से रख करके भी आप फोटो खींच सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा फ्लैश और पावर कम करना होगा, तो पावर को आप कम और ज़्यादा करते रखें, और आपको जिस जगह पे अच्छा लगे उस जगह पे आप फोटो खींचें। तब पावर को यहाँ से भी मैंने कम किया, और शटर स्पीड जो है इसकी वो भी मैं यहाँ पर 125 कर रहा हूँ, और एक्सपोजर जो हम ले रहे हैं एफ वैल्यू वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 8, 125 8, और अभी मैंने लाइट का पावर कम करके रखा है, फ्लैश का पावर थोड़ा सा कम कर दिया है। अब कोशिश करते हैं, वापस इसी टाइप से मैंने वर्टिकल कैमरे को पकड़ा है, और ये मैंने फोटो लिया है। तो देखिए ये फोटो बहुत ज़्यादा ओवरलाइटेड आया। ओवरलाइटेड आया इसका मतलब मैंने, क्योंकि फ्लैश सीधी मैंने इसके ऊपर दी, तो ये फोटो हमारा अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोजर को जो F8 है इसको हम लोग थोड़ा और
11, 12, 13 तक ले जाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत करीबी मामला है, इसलिए मैं 12, 13 पर जा रहा हूं। लेकिन आप जब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जब दूर होते हैं तो लाइट कम हो जाती है और पास आते हैं तो लाइट ज्यादा हो जाती है। तो ये मैटर होता है। तो हमें अब फोटो को वापस फिर से खींचना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो 125, 13 मैंने रख रखा है। अब हम यहां से एक फोटो और, जैसे चुक की आवाज आती है फिर अंगुली को उठाना नहीं है, शटर को रिलीज करना है। ये फोटो फिर भी ओवर है, इतना अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस फोटो में एक समस्या आप देख सकते हैं, शेडो आती है। जो साइड में जो शेडो आपको दिखाई दे रही वो शेडो आती है। तो ये इस शेडो से हमारा फोटो बेकार हो जाता है। ये अभी अभी जो कैमरा लिया है उनके लिए ये वीडियो है, ना कि कोई प्रोफेशनल इसमें ट्रिक है। हाँ, अगर आप इस फ्लैश को ऊपर कर देंगे थोड़ा, आप जैसे ऊपर करेंगे तो लाइट अब यहां पे कम आएगी, छत से टकराएगी, थोड़ा इधर उधर टकरा करके लाइट आएगी, तो फोटो में अच्छा आएगा और शेडो नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें एक्सपोजर वापस थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ेगा। अब वो कितना कम ज़्यादा करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा आपकी लाइट कैसे आ रही है। अभी चलिए हम 100, 6.3 ये मैंने लिया है और एक फोटो हम लोग और निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं शेडो नहीं आई, बिल्कुल बहुत हल्की सी शेडो आपको दिखाई दे रही है, बहुत कम शेडो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो शेडो वाला पार्ट है वैसे, और हल्का सा अंडर एक्सपोज है, तो ये हम लोग जब फोटोशॉप में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और फोकस वगैरह भी अगर हम देखेंगे तो इसका बहुत अच्छा हमें मिल गया, फोकस में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो फोटोग्राफी अभी मैंने की, ये 800 मैंने इसका ISO रखा। अब ये ISO ज़्यादा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो ये जो बेसिक कैमरे होते हैं इसमें तो हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, हम लोग ISO को थोड़ा कम ही रखें। तो अभी जो मैंने 800 पे लिया उसमें प्रॉब्लम ये है कि उस फोटो के अंदर हल्का फुल्का नॉइस है, यानी वो फोटो भी अच्छा नहीं कहलाया जा सकता। तो हम लोग इसको 400 या 200, 400 कर देते हैं। अब चूंकि मैंने 400 किया है तो अब मुझे यहाँ से लाइट को बढ़ाना पड़ेगी। तो अभी तक मैंने लाइट कम करके रखी थी, अब मैं इस लाइट को यहाँ से बढ़ा दूंगा। यानी एक चीज कम करते हैं दूसरी बढ़ाओ, लाइट कैसे भी करके हमें बढ़ाना है। तो ISO भी लाइट का बढ़ाने का काम ही करता है, एपर्चर जो होता है वो भी हमारा लाइट को कम ज्यादा करने का होता है, शटर होता है वो भी कम ज्यादा करने का होता है। तो इन तीनों चीजों को हमें बैलेंस करना सीखना पड़ता है, तो ये जरूरी है। और अब हम यदि फोटो लेंगे तो मैंने थोड़ा सा लाइट को यहाँ पे बढ़ा दिया है और अब इस फोटो को वापस हम लेकर के देखते हैं। तो देखिए लगभग ये फोटो एकदम अच्छी हमें मिल गई है, जिसमें फोकस भी अच्छा दिख रहा है और पूरा बेसिक है ये। तो इस प्रकार से हम लोग फोटोग्राफी सीख सकते हैं। अब इसमें फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर हम फोटो को ले रहे हैं, इधर हमने जगह ज़्यादा छोड़ दी, उधर जगह ज़्यादा छोड़ दी, सिर के ऊपर बहुत ज़्यादा छोड़ दी, हमारा पूरा फ्रेम तो खाली पड़ा हुआ और हम इतना सा फोटो कवर कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और आगे आगे आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे और जिस प्रकार से आप ट्राई एंड अगेन ट्राई करते रहेंगे, तो आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छे से निखरेगी और उसमें अच्छा निखार आता जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। कैमरे को पकड़ने का तरीका थोड़ा इस प्रकार से रखें आप और इस तरीके से लगाएं आप, और जब फोकस आपका लॉक हो जाए, किसी भी चीज़ को हमने फोकस किया और जब हम लॉक करते हैं तो फिर आगे पीछे नहीं होना है, थोड़ा सा भी लॉक जैसे ही किया, जैसे वो टिटिक आवाज़ बजती उसके बाद में हमें शटर दबाना ही रहता है। यहाँ से जब हम शटर दबाते हैं दो काम होते हैं, पहला फोकस होता है और दूसरा ज़्यादा दबाते हैं तो शटर रिलीज होता है। शटर जैसे रिलीज होता है, जैसी लाइटिंग कंडीशन होती है, वैसा हमारा इमेज इसके अंदर आ जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, ISO ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ISO ज़्यादा रखेंगे तो आपके स्पॉट आएंगे, दाने आएंगे काले काले, उसमें ज़्यादा जगह हो जाएगी, वो फोटो अच्छा नहीं रहेगा, उसका हम लोग इनलार्ज भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल बेसिक कैमरा था, बेसिक लाइट थी, इससे हमने फोटो खींचा। और भी हम आगे थोड़ा सा इसी को
डिफ्यूज़र लगा करके, इस प्रकार का डिफ्यूज़र आता है, तो वो आप अगर लाइट पे लगा देंगे तो आपको जैसे यहाँ पर तो ऊपर छत मिल रही है, लेकिन जिस जगह छत नहीं मिलेगी क्या करेंगे, तो आप इस प्रकार का डिफ्यूज़र एक यूज़ कर लें। ये 200-300 रुपये का बाज़ार में आता है इस तरीके का, तो आप इसको लगा सकते हो और आराम से थोड़ा सा लाइट को डिफ्यूज़ करें ताकि वो शेडो वेडो नहीं बने, और यहाँ पे जो है लाइनिंग है वो ज़्यादा गहरी नहीं आए, हल्की फुल्की लाइनिंग आए। और धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपने अभी अभी कैमरा ख़रीदा है और आप इसकी हॉबी है, आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, तो अच्छा है आप लोग सीखिए और इस प्रकार से अपने कैमरे की सेटिंग को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए, जानिए। तो शर्मा जी, ये वीडियो मैंने विशेष आपके लिए बनाया है और आपके सहित जो अन्य जितने भी मेरे साथीगण हैं या जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, वो भी रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में ऐसा कैमरा लाते हैं और फिर फोटोग्राफी सीखने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए भी हो सकता है मददगार हो। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे वीडियो लंबे बनते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर कभी किसी नए वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।